चेयरमैन साहब, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, और उसमें ये दर्ज है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है फॉर ईयर 2022-2023 ये 2% होगा और शायद 2% से भी कम होगा, और जो पिछले जून में जो फोरकास्ट थी हम उसको बाय वाइड मार्जिन मिस करेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त साउथ एशिया की वीकेस्ट मईशत है, और जस्ट फॉर रेफरेंस साउथ एशिया में श्रीलंका भी शामिल है जिसका कुछ माह पहले ही डिफ़ॉल्ट हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि पाकिस्तान की वजह से साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो उनकी एवरेजेस हैं वो नीचे जा रही हैं इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स। ये बहुत ही एक दुख, गम, गुस्से और शर्म की बात है। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं ये रिपोर्ट को रेफर करना चाहती हूँ, जो एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी है, जो पिछले हफ्ते ही आपके ऐवान में हमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है। पेज नंबर 13, चैप्टर 2, समरी ऑफ द चैप्टर, आई कोट, Pakistan's economy further consolidated the gains for a year earlier as it grew by 6% in fiscal year 22 compared to a 5.7% growth in fiscal year 21. और ये वो साल था जो latter 5.7 की बात हो रही है, ये वो साल था जब हम कोविड से निकले थे। Just for reference, 5.7 and 6 vis-a-vis less than 2% growth, और ये इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं जो हमने पब्लिश नहीं की। अब ये बात ज़ुबान ज़दे आम है, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है, बिजनेसेस कैसी हैं, लोगों की ज़िंदगियों में क्या तूफ़ान बरपा है, बेरोज़गारी का हाल कैसा है, ये बातें ज़ुबान ज़दे आम हैं। ये बात अब बच्चा बच्चा जानता है कि कराची ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट ने तमाम इंडस्ट्री की चाबियां स्टेट बैंक गवर्नर को प्रेजेंट की हैं। ये बात बच्चा बच्चा और घर घर में इस बात की एको है कि एलसियां खुल नहीं रहीं, और 5,700 कंटेनर से ज़्यादा इस वक्त पोर्ट पे खड़े हैं। और ये खाली हेर से नहीं है, अगर आप इसको एम्पिरिकल एनालिसिस भी करें तो कस्टम की एक्टिविटी कराची में 50% गिर गई है। 35% KESC की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो गिर गई है। ये जो बहरान है इसका इंडस्ट्री के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है, उसका एक स्नैपशॉट जो पब्लिश्ड फिगर्स से वो हमें क्या मालूम हो रहा है, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी स्टेटस रिपोर्ट करती हैं, उसके मुताबिक जो इंडस्ट्री इंडेफिनेटली और कम्प्लीटली क्लोज्ड है उसमें कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, जो कि एक आइकॉनिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, फ्रंटियर सेरामिक्स, फौजी फाउंडेशन बिन कासिम, डायमंड इंडस्ट्रीज़, बेको स्टील, सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड। फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो पार्शली क्लोज्ड हैं मगर इंडेफिनिट पीरियड्स के लिए, उसमें सूरज कॉटन मिल्स हैं, निशात चूनियाँ हैं, क्रेसेंट फाइबर है। फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी हैं और कुछ अरसे के लिए वो पिछले कुछ हफ्तों में बंद रही हैं, जिसमें बोलान कास्टिंग्स हैं, बलोचिस्तान व्हील्स हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी है, मॉक रिफाइनरी है, मिलत ट्रैक्टर्स है, इंडस मोटर्स है, पाक सुजुकी है। इस वक्त टबैको इंडस्ट्री में शदीद बहरान है, स्टील इंडस्ट्री में शदीद बहरान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारा मेन एक्सपोर्टर है उसमें 150 स्पिनिंग यूनिट्स बंद हैं, वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है, और जो उनके यूनिट्स काम कर भी रहे हैं उनकी इन्वेंट्री जो है वो 30 से 90 दिन की है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो 650 इस वक्त यूनिट्स हैं हमारे पास लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, वो
इंटायरली इम्पोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, चाहे उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हों, चाहे उनके एक्सीपिएंट्स हों, चाहे उनकी पैकिंग मटेरियल हो, और इस वक्त वो शदीद बहरान में हैं क्योंकि 90% उनकी रिलायंस है ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल। ये तो वो इंडस्ट्री है जो लिस्टेड है, जिसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और मैं उन फिगर्स से कोट कर रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो मुझे वेबसाइट्स पे मिली हैं, लोगों को कॉल करके जो इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर इसमें कोई गलती मैंने की हो या कोई स्टेटस चेंज किया हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। मगर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो लिस्टेड नहीं है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिलती। उसमें लेदर है, उसमें गारमेंट है, उसमें डेयरी है, उसमें कैटल है, उसमें पोल्ट्री है, उसमें भी बहुत इम्पोर्ट रिलेटेड डिपेंडेंसीज हैं, और वहाँ पे भी बड़ी मैसिव ले ऑफ्स हो रही हैं। इस वक्त पब्लिश्ड जो फिगर्स हैं वो 70 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त 70 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडस्ट्री के, वो इस वक्त ले ऑफ हो रहे हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो इस वक्त सड़कों पे हैं, उनका काम बुरी तरह अफेक्टेड है। और सोने पे सुहागा माजरत के साथ हमने इंटरेस्ट रेट अब 17% कर दिया है। इस बात से बिल्कुल कतई नज़र कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है, जिससे कुछ जय्यद इकोनॉमिस्ट्स बड़े फियर्सली डिसएग्री करते हैं कि इंटरेस्ट रेट एक टूल है इन्फ्लेशन को बीट करने का हमारे कॉन्टेक्स्ट में। ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें हुकूमत के और डिसीजंस का भी इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, हुकूमत की लिक्विडिटी क्रंच की वजह से जो टैक्स रिफंड्स रोक रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को जो टैक्स रिफंड रोक रहे हैं, उससे 300 जो ट्रैक्टर की जो असेंबली लाइन है, 300 SMEs जो ट्रैक्टर की असेंबली लाइन है, वो इस वक्त बंद है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि वो तमाम फिगर्स हैं जो हमें पब्लिक डोमेन से मिली हैं। तो ये एक बहुत ही डायर सिचुएशन है। और दोबारा मैं इस रिपोर्ट को कोट करना चाहती हूँ, जिसमें पिछले 2 साल में जो इंडस्ट्री की सिचुएशन थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, ये पब्लिश्ड फिगर्स इसमें दर्ज हैं। जनाब चेयरमैन, इस वक्त हमारे स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जो जनवरी 6 की पब्लिश फिगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की मौजूद है, जो जनवरी 13 को अपडेट हुई थी, मगर उन्होंने जनवरी 6 की फिगर को ही रेफ़र किया था, जो $4.32 बिलियन हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस पे मैथ करें तो अगर वीक के एंड तक कोई मेजर इंजेक्शन नहीं हुई तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज $3.5 बिलियन रह जाएंगे। ये कितने हफ्तों का पेट्रोल है, ये कितने हफ्तों का डीजल है, ये कितने हफ्तों की जो एसेंशियल कैटेगरी है, प्रायोरिटी लिस्ट की बात नहीं करें, जो एसेंशियल कैटेगरी है, जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, जिसमें डिफेंस भी है, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, वो कितने हफ्तों की है, ये आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं। एंड लेट मी पुट फैक्ट्स इन ऑर्डर। हुकूमत ने जो सेलिब्रेशन की थी जनीवा से वापस आके कि फ्लड्स की मद में इनको 9 बिलियन कमिट हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, कमिट हुआ है, हम सबको बहुत खुशी है, मगर उसका हमारे फॉरेन एक्सचेंज, उसका हमारा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उससे कोई डायरेक्ट इमीडिएट ताल्लुक नहीं है। वो कमिटमेंट्स हैं जो मोस्टली ओवर 3 ईयर्स स्पैन कर रही हैं। वो कमिटमेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जाएंगी, जिनके स्पेसिफिक DLIs हैं, वो बजट सपोर्ट नहीं हैं, और उसमें से काफ़ी कमिटमेंट्स जो हैं वो पिछले साल ही हुई थी, जो दोबारा से अनाउंस हुई हैं। तो सिर्फ मैं कंटेक्चुअलाइज करना चाह रही हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई वो 9 बिलियन जो हैं वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आएंगे, तो वो ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जनाब चेयरमैन, इस वक्त जो हमारी जो डॉलर की सिचुएशन है, जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स की सिचुएशन है, और जो हमारी करेंसी की जो प्लीज़ अगर आप काइंडली, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त जो हमारी करेंसी की जो सिचुएशन, करेंसी की एक्सचेंज रेट की जो डिस्क्रेपेंसी है, उसकी वजह से क्या क्या डिस्टॉर्शन सामने आ रही हैं।
OICCI की वेबसाइट पर ये दर्ज है कि 1 बिलियन के जो डिविडेंड्स हैं वो पाकिस्तान पे नहीं कर रहा। वो कौन सी कंपनियां हैं? उसमें बहुत सी शामिल हैं, एबट, 3M, सिटी, कोको कोला, कॉलगेट, बेयर, फाइजर, टेलीनॉर, शेवरॉन, ग्लैक्सो, और एक तवील लिस्ट है उन कंपनियों की जो पाकिस्तान में 70 साल से और कुछ 100 साल से भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से भी काम कर रही हैं, और ये अपने डिविडेंड्स जो हैं वो रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे। एआटा की वेबसाइट पे ये पाकिस्तान को, और चेयरमैन साहब मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी जब मैंने देखा कि पाकिस्तान को नाइजीरिया और वेनेजुएला के साथ क्लास किया हुआ कि हम अपने जो टिकट सेल्स की प्रोसीड्स हैं $225 मिलियन वो रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। हम ऐसे जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो तमाम हम लोग अपने फ़ोन्स पे देखें, हमारे बैंकों से हमें ये मैसेज आया हुआ है कि अगर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पर मार्केट रेट चार्ज होगा। ये किस मुल्क में ऐसे होता है? अगर कहीं होता है तो काइंडली मुझे बता दें। रेमिटेंसेस जो हैं हमारी, इस वक्त पाकिस्तान के इदारे ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि $1 का ऑफिशियल रेट है, $1 का ओपन मार्केट रेट है और एक ग्रे मार्केट का रेट है। अगर किसी मुल्क में ऐसे होता है, किसी ऐसा मुल्क जो वॉट ऑन ना हो, कोई ऐसा मुल्क जो फेल्ड स्टेट ना डिक्लेयर किया गया हो, किसी ऐसे मुल्क में ऐसा हुआ है तो काइंडली मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें। चेयरमैन साहब आज काइंडली आप मुझे टाइम देंगे। डॉलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं और वो ट्रांजिट ट्रेड की अगर आप नंबर्स देख लें तो उससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त चेयरमैन साहब जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, आप फिगर्स देख लें, आप सर्वेज देख लें, ऑल टाइम लो पे है। जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने हमारी रेटिंग जो है वो B- से C++ कर दिया है, अनप्रेसिडेंटेड इन दिस कंट्री। फिच एंड मूडी ने जो हमारा बॉन्ड है उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड से 7 नॉचेस बिलो करार दिया है, और हम यूक्रेन और एल सल्वाडोर के साथ हमें मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान में इतने बुरे हालात चेयरमैन साहब कभी भी नहीं हुए हैं। एंड आई एम श्योर जो ट्रेजरी बेंचेस पे भी लोग बैठे हुए हैं और जो समझते हैं, इंक्लूडिंग द वेरी रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आई एम श्योर दे ऑल रियलाइज दैट। चेयरमैन साहब, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है इस क्राइसिस को डील करने के लिए? हुकूमत की स्ट्रैटेजी, एंड आई नो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। चेयरमैन साहब, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है इस क्राइसिस से निकलने की? और उन्होंने एक अकाउंटिंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अडॉप्ट की है। फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए वो कभी प्रोविंसेस को पैसे देना स्लो कर देते हैं, वहाँ तनख्वाहों के भी क्राइसिस आ जाते हैं, और मैंने अभी जिक्र किया कि जब वो टैक्स रिफंड्स नहीं करते तो उसका नेगेटिव डोमिनो इफ़ेक्ट क्या होता है, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट्स कर्टेल किए हैं और उसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स इंटरप्ले अब कर रही हैं, और अभी सेनेटर फारूक नाइक साहब ने बहुत अच्छा कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर्स पाकिस्तान का एक बहुत सबसे बड़ा कैंसर है। उसकी वजह से करप्शन पनपने लगी है, किसकी एलसी खोलनी है, किसको अलाउ करना है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कैसे एक्सरसाइज हो रही हैं, सबको मालूम है कि कराची में इस वक्त क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जब आप इंपोर्ट कर्टेल करेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फर्दर वर्सन होगा, उसका इम्पैक्ट आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और पाकिस्तान ने बेसिक इंडस्ट्री में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की, ये एक और कहानी है, उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे प्रेशर, आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली एक्सपोर्ट सफ़र करेगी, आपकी ग्रोथ सफ़र करेगी, आपका टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा, उसका जॉब्स पे असर पड़ेगा, और हम हाइपर इन्फ्लेशन की साइकिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें
ब्लैक मार्केट में एक एक्सचेंज रेट के प्रीमियम के साथ इंटरप्ले करें तो हर इन्वेस्टर को पता होता है कि ये सिचुएशन कितनी अनसस्टेनेबल है, और तो ये सबको मालूम है कि इससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लिक्विडिटी क्रंच फर्दर वर्सन होता है, डॉलर की होर्डिंग होती है, और आज ये तमाम ये चीज़ें हो रही हैं। जी मैडम। वेरी ब्रीफली, इन तमाम चीज़ों का लोगों के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, एक तनख्वाहदार तबके के ऊपर, एक ऑनेस्ट आदमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? 70 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। फैमिली साइज से आप इसको मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 49 मिलियन लोग इस वक्त डायरेक्टली इससे सिवियरली इम्पैक्ट हुए हैं। इन्फ्लेशन हमारी इस वक्त 3% है। अगर ये रिफॉर्म्स जो IMF की बात मानते हैं तो इन्फ्लेशन 50% तक जा सकती है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो वो 70% तक भी जा सकती है। इस तमाम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टनिटी, लैक ऑफ फेडरल प्रोविंशियल कोलैबोरेशन और कोलूसिव एनवायरनमेंट की वजह से जो आटे का बहरान है, उससे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि तेल सारा इंपोर्ट होता है और उसमें भी सप्लाई चेन डिसरप्शन है, तो उसकी भी कीमत ऊपर जा रही है। और एनर्जी क्राइसिस का तो आप सिचुएशन देख रहे हैं। रमज़ान में चेयरमैन साहब क्या होगा जब डिमांड डबल हो जाती है, और अगले चंद महीने में वो क्रॉप लॉस का क्या इफ़ेक्ट आएगा? सिंध में 100% हमारी कॉटन तल्फ हो गई है। एक वास्ट सेगमेंट है जहाँ पर वीट की कल्टिवेशन, वीट मुतासिर हुई है, तो उसका क्या हमारे इंपोर्ट बिल पे असर आएगा? तो मैं अब इख्तिताम की तरफ आना चाहती हूँ चेयरमैन साहब। और आज बदतरीन मईशत का बहरान है, बदतरीन सियासी बहरान है, और सिक्योरिटी इश्यूज आज सर उठा रहे हैं। IMF जाना बहुत अहम है, क्योंकि IMF के साथ हमारे बायलैटरल जो इनफ्लोज हैं वो भी लिंक्ड हैं, जो मल्टीलैटरल इनफ्लोज हैं वो भी लिंक्ड हैं, और IMF एक सियासी इदारा है। IMF आज देख रहा है कि हमारा कैसा सियासी बहरान है। IMF आज ये भी देख रहा है कि हम नैब के कवानीन तो पास करवा लेते हैं, मगर जो रिफॉर्म रिलेटेड चीज़ें हैं, जो रेवेन्यू साइड पे, जो एक्सपेंडिचर साइड पे, जो रिफॉर्म रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं, उसमें ऐसी तेज़ी नहीं है। तो हमारी मईशियत की जो बदहाली का हल है वो 2 चीज़ों में है। नंबर 1 सियासी, और नंबर 2 हमारी क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस को ओवरकम करने में। हमें इलेक्शंस फौरी तौर पर चाहिए, ताकि उस इलेक्शन से ऐसी क़यादत आए जो कि गैर जानिबदाराना हो, जो कि ऑनेस्ट हो, और जिस पे लोगों का कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि हमने बड़े डीप रूटेड रिफॉर्म्स करने हैं, और जब तक ऐसी क़यादत नहीं आएगी जिस पे लोगों का कॉन्फिडेंस होगा, तो वो डीप रूटेड रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगे। और इसके साथ साथ हमारे क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस को ओवरकम करने के लिए भी हमें डीप रूटेड रिफॉर्म चाहिए, ताकि शफाफियत, गैर जानिबदारी और रूल्स का बोलबाला हो। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जो माहौल है, that augurs no confidence. हम एक स्लिपरी स्लोप पर चेयरमैन साहब, हम एक स्लिपरी स्लोप पर हैं। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं, और लोग खाना काबा में जाके दुआएं कर रहे हैं, लोग आयत करीमा के ख़त्म कर रहे हैं। द सिचुएशन जो समझते हैं, शायद हमारा मीडिया तो ये नहीं बता रहा, मगर द सिचुएशन इज़ सो बैड कि हम एक स्लिपरी स्लोप पर हैं। और अभी भी टाइम है चेयरमैन साहब, 15 सेकेंड्स, अभी भी टाइम है। मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि मुल्क भी एक घर की तरह होता है, और घर में हमेशा एक फ़र्द होता है, अक्सर वो माँ ही होती है, जो रात को ये देखती है कि क्या सब लोग घर आ गए हैं, मैं दरवाज़े बंद कर लूँ, लॉक कर लूँ, गैस के हीटर बंद कर लूँ, बत्तियाँ बंद कर लूँ, ताकि सब खिड़कियाँ बंद कर लूँ, ताकि सब सुख
کی نیند سو سکیں. اگر پاکستان میں کوئی ایسی اینٹی ہے, کوئی ایسی ڈیسیجن میکنگ اینٹی ہے جو اس وقت یہ دروازے بند کر سکے ایک ماں کی طرح, تو خدا را we still have time. Otherwise it will be too late. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Honorable